हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपके यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ना एज यू नो, सर्वाधार सीरीज आपको यहाँ पर डेली सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स करवाती है, जिसमें आपको एमसीक्यू सेशंस भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन हो सके यूपीएससी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। ना एज यू नो, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पर 9 सोर्सेज से हम कवर करते हैं न्यूज़। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना एंड कुरुक्षेत्र। सो लेट्स स्टार्ट। पहली न्यूज देखते हैं, दैट इज पार्लियामेंट पासेस भारतीय वायुयान विधेयक। सो बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर रिप्लेस किया है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवन द स्टेट एग्जाम्स। देखिए स्टेट एग्जाम्स में भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर रिप्लेस किसको किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट रिप्लेस्ड एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। सो ऑब्वियसली बात है, ये कॉलोनियल लेगेसी से आपको देखने को मिला। सो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। सो जो कॉलोनियल लेगेसी है उसको यहाँ पर डीरेल करते हुए हमने यहाँ पर नया भारतीय वायुयान विधेयक जारी किया है। क्लैरिटी है? ओके ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द लोकसभा हैज ऑलरेडी पास्ड इट, यहाँ पर राज्यसभा में पास हो गया है, राइट ना। उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है एयरक्राफ्ट एक्ट का, वो रिटेन किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने इसको हटा दिया है, यहाँ पर जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर था उसको रिटेन किया है। यहाँ पर क्या चेंजेस लाए हैं वो देख लेते हैं। बेसिकली इसका एम क्या है, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, डिजाइन, मैन्युफैक्चर, मेंटेनेंस, possession, use, operation, sale, export and import of aircraft and incidental matters, right? So basically यहाँ पर क्या है, जो भी आपका एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, एयरक्राफ्ट का, मटेरियल का रेगुलेट करना उसको, वो सारी चीजें आपको इस एक्ट के तहत देखने को मिलती हैं। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज की चेंजेस। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले शिफ्ट इन सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। ना सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो थी उसको यहाँ पर एक शिफ्ट आपको देखने को मिला है। ना टेस्टिंग फॉर रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर्स रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अर्लियर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, नाउ ये डीजीसीए को दे दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगेन, वैसे तो एज सच आपको प्रीलिम्स में एज सच विधेयक से या बिल से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, बट यू नेवर नो, स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो आपको ये याद रखना है, जो रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर है वहां पर रिस्ट्रिक्टेड जो सर्टिफिकेट मिलता था, पहले वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से मिलता था, अब वो आपको डीजीसीए से लेना पड़ेगा ना। ये बेसिकली स्ट्रीमलाइन कर देता है प्रोसेस ऑफ एविएशन, एक्सपैंडेड रेगुलेटरी स्कोप। ना बेसिकली डीजीसीए को एक एडिशनल पावर्स दे दी गई हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं और ज्यादा पावरफुल बना दिया है, और इनके जो रेगुलेटरी स्कोप है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एनहांस्ड अपील्स मैकेनिज्म। ना ये बिल जो इंट्रोड्यूस करता है सेकंड लेवल ऑफ अपील फॉर एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज। जो भी पेनल्टीज लगाई जाएंगी, सो उनकी एडजुडिकेशन के लिए यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं एक सेकंड लेवल ऑफ अपील बनाया गया है। क्लैरिटी है? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप देख सकते हैं बेसिकली जो इंडिया की एविएशन रेगुलेशंस है उसको मॉडर्नाइज किया गया है। ना एज यू नो, जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आपको क्या करना है, एक तरह से एविएशन सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाएगा। दैट इज व्हाई हम इसको एक तरह से रेगुलराइज और मॉडर्नाइज करने की चाह रख रहे हैं, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दीज चेंजेस एम टू प्रमोट सेफ्टी, बेसिकली सेफ्टी, इनोवेशन और स्ट्रीमलाइन करेगा गवर्नेंस को in India's growing aviation industry. Now practice an MCQ regarding this. So आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो भारतीय वायुयान विधेयक है इसका एम क्या है, प्राइमरी एम आपको क्या देखने को मिलता है। रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इन इंडिया, मॉडर्नाइज द सिविल एविएशन लॉज टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर पैसेंजर सेफ्टी एंड एविएशन सिक्योरिटी, और ऑल ऑफ द अबव। ना देखिए, अगर आप यहाँ पर जेनरिक स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सारी ही आपको जेनरिक स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं। सो आपका आंसर क्या बन जाता है यहाँ पर, डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको यहाँ पर नहीं भी पता है तब भी जेनरिक स्टेटमेंट से आप यहाँ पर जज कर सकते थे कि आंसर क्या है यहाँ पर, डी। क्लैरिटी है? सो दिस वाज योर फर्स्ट न्यूज जहां पर हमने देखा कि यहाँ पर नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है।
सो नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी शी बॉक्स पोर्टल। ना एज यू नो ये जो शी बॉक्स पोर्टल है ये काफी ज्यादा फेमस आपको देखने को मिलता है, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। सो द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसेंटली लॉन्च द शी बॉक्स पोर्टल। ना शी बॉक्स पोर्टल क्या है वो देख लेते हैं। बेसिकली ये ऑनलाइन सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया है टू हेल्प इन बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। नाउ एज यू नो दिस इज अ लैंडमार्क, यहाँ पर आपको विशाखा गाइडलाइंस के बाद इनैक्ट होता हुआ दिखा 2013 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट देखने को मिलता है। सो इट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। ना बेसिकली ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा पब्लिकली अवेलेबल सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी of information related to ICs and local committees constituted at various workplaces across the country। ना अगर आपने यहाँ पर पॉश एक्ट पढ़ा हो, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पढ़ा हो, तो आपको जरूर पता होगा आपको ICC देखने को मिलता है, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। ना जितने भी प्राइवेट स्पेसेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो एग्जिस्ट करते हैं, अगर वहां पर एम्प्लॉयमेंट 10 से ज्यादा है तो इट इज मैंडेटरी फॉर दैट इंस्टीट्यूट कि वहां पर आपको ICC बनानी ही पड़ेगी। एंड फॉर दी आपको जो क्या कहते हैं, जो आपको गवर्नमेंटल ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, वहां पर लोकल कमिटीज यहाँ पर मैंडेटरी है बनाना। तो बेसिकली ये क्या बन जाती है, रेपोजिटरी बन जाती है। तो शी बॉक्स पोर्टल जो है यहाँ पर एक तरह से रेपोजिटरी प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में आपको ICC देखने को मिलती है और लोकल कमिटीज देखने को मिलती है। क्लैरिटी है, ठीक है। नाउ की फीचर्स देख लेते हैं। सो नोडल ऑफिसर, अगर हम शी बॉक्स पोर्टल की बात करते हैं, सो इट प्रोवाइड्स फॉर डेजिग्नेटिंग अ नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है हर वर्क प्लेस के लिए, हु इज रिक्वायर्ड to ensure the updations, right? And filing of complaint. So basically a complaint on the portal can be filed. जो भी aggrieved person है यहाँ पर अपनी complaint को file कर सकता है। मॉनिटर यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मॉनिटर आराम से कर सकते हैं, पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर बात करते हैं तो ये एक तरह से ऐसे डिजाइन किया गया है कि बेसिकली जो भी डिटेल्स यहाँ पर कंप्लेनेंट देगा उसको मास्क कर दिया जाएगा, मतलब एक तरह से अनोनिमिटी को मेंटेन करने की बात की गई है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पोर्टल होलिस्टिक देखने को मिलता है, राइट। नाउ अगर हम की प्रोविजंस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, अनवेलकम फिजिकल कंटैक्ट या सेक्सुअल एडवांसेस, डिमांड्स फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअल रिमार्क्स एंड एनी अदर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जिसको आपको ICC देखने को मिलता है, तो बेसिकली यहाँ पर मैंडेटरी है। तो आप देख सकते हैं जहां पर भी 10 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं वहां पर मैंडेटरी है कि ICC आपको फॉर्मुलेट करना ही करना है। ऐसी कंप्लेंट मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो जो भी विमेन है दे कैन फाइल कंप्लेंट्स विद इन 3 months एंड द ICC मस्ट रिजॉल्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो ICC है उसको 90 दिन में इसको रिजॉल्व करना ही करना पड़ेगा। क्लैरिटी है। नाउ अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं तो जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, ठीक है। नाउ की प्रोविजंस और देख लेते हैं। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी कंप्लेंट्स यहाँ पर जारी की गई हैं उस पर एक्शन करना, राइट। रिड्रेसल की अगर बात करते हैं, इफ हरासमेंट को प्रूव कर दिया गया कि हाँ यहाँ पर हरासमेंट हुई है, तो आप देख सकते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन यहाँ पर लेना ही पड़ेगा अगेंस्ट द ऑफेंडर। नाउ रिटालिएशन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिटालिएशन, मान लो यहाँ पर जो कंप्लेंट की गई थी उसकी मान्यता नहीं मिली एंड इवेंचुअली यहाँ पर उसको पुशबैक किया जाता है, जो कंप्लेनेंट है उसी को यहाँ पर फायर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका भी आपको दे रखा है कि कोई रिटालिएशन उनके खिलाफ नहीं होगी जो भी कंप्लेनेंट होंगी, राइट। सो रिटालिएशन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट और द विटनेस इज प्रोहिबिट किया गया है। पेनल्टीज की अगर बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर जो पॉश एक्ट है उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी फॉर दी employers, right? So these were the key provisions. Now you can practice an MCQ. So आप यहाँ पर देख सकते हैं, what is the primary purpose of She Box portal? Simple है, to provide legal assistance to women in family disputes, to register complaints of sexual harassment at workplace, to report domestic violence cases to local authorities, to monitor the implementation of women empowerment schemes. Now simple है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं, राइट। सो वील सी द आंसर। आंसर आपको देखने को मिलता है, इट इज बी, टू रजिस्टर कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे शी बॉक्स का बेसिक पर्पस पूछा गया है। हाँ जी, ऑल राइट, ओके, आगे चलते हैं। इज द कास्ट सेंसस अ यूजफुल एक्सरसाइज? नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अगर हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, नाउ एज यू नो कास्ट सेंसस को हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट 1 साल से ये काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसलिए हम इसको सोसाइटी में भी डिस्कस कर चुके हैं, हम इसको पॉलिटी में भी डिस्कस कर चुके हैं ना। बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कास्ट सेंसस यूजफुल एक्टिविटी है भी
राइट। सो आप देख सकते हैं द डिमांड फॉर कास्ट सेंसस हैज गेन्ड मोमेंटम विद सपोर्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो बेसिकली यहाँ पर मोमेंटम आप देख सकते हैं आरएसएस ने भी यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी दिया है, एनजीओज ने भी दिया है ना। कास्ट सेंसस है क्या, तो एज यू नो यहाँ पर एक डेटा प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द पॉपुलेशन साइज एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। जो भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनकी, उन वेरियस कास्ट ग्रुप्स की कैसी है, उस पर डेटा प्रोवाइड किया जाएगा ना। बेसिकली ये बिलीव करता है कि इट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स ना। मान लीजिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक कास्ट है जो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है बैकवर्ड है, तो यहां से पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कास्ट के लिए यहां पर ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो पाएगी, राइट। सो एक तरह से हम कह सकते हैं ये यूजफुल एक्सरसाइज है, राइट। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 1879 टू 72 फर्स्ट डिटेल्ड कास्ट सेंसस यहां पर करवाया गया था 1871 टू 72 ब्रिटिश एरा में ना, अक्रॉस मेजर रीजन जैसे बंगाल और मद्रास। हाउएवर आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन लेड टू कंफ्यूजन ना, आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन कर दी जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई, एज नोटेड बाय डब्ल्यू प्लोडन इन 1881 सेंसस रिपोर्ट। नाउ 1931 में आप देख सकते हैं कास्ट सेंसस, इट आइडेंटिफाइड 4147 कास्ट। सो आपको 4000 अप्रोक्सीमेटली कास्ट देखने को मिली, एक्सपोजिंग चैलेंजेस लाइक डिफरेंट आइडेंटिटीज क्लेम्ड बाय सेम कास्ट इन डिफरेंट रीजन्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा थी। 2011 की अगर बात करते हैं तो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस सेक डेटा आपको देखने को मिला, आइडेंटिफाई किया गया है 46.7 लाख कास्ट या सब कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, बट उसमें सिग्निफिकेंट एरर्स भी थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब हम डेटा कलेक्ट करने की बात करें तो डेटा कलेक्ट करना आसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जितने भी अभी तक सेंसस हुए हैं, चाहे हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, वहां पर मेजर एरर्स देखने को मिले हैं। तो डेटा कलेक्ट करना बहुत आसान नहीं है, दो ये यूजफुल एक्सरसाइज तब बनेगी जब हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। लेकिन जब तक हम एरर डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा हम उनको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इंपेरेटिव्स क्या है देख लेते हैं, नेसेसिटी क्या है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द डेमोग्राफिक रियलिटीज। देखिए अगर आप कास्ट सेंसस देखेंगे तो आपको जब तक डेटा नहीं है तब तक आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर पाएंगे। तो अगर आपके पास डेटा होगा तभी आप यहाँ पर एक्सरसाइज को फ्रूटफुल बना पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, रिविजिटिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज। अब रिजर्वेशन पॉलिसीज जो है वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, अब उनको अगर रिवाइव करना है तो बेसिकली आपको सबसे पहले डेटा चाहिए, तभी आप लॉजिकली यहां पर क्या कर पाओगे, रिजर्वेशन पॉलिसीज को अपग्रेड कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट, एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। अब जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको एक तरह से एम्पावरमेंट मिलेगी, क्योंकि तभी गवर्नमेंट भी यहां पर अपनी पॉलिसीज को स्ट्रीमलाइन कर पाएगी और जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है उसको अपग्रेड कर पाएंगी। नेक्स्ट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ना आप देख सकते हैं जो एक्यूरेट कास्ट डेटा है वो बेसिकली यहां पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा देगा, तो एक तरह से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी आपको देखने को मिलती है, बट इसके चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। Now, upward caste mobility claims. Now, basically यहाँ पर जो respondents हैं, now between 1921 and 31 censuses, some groups reclassified themselves as higher caste. So आपको देखने को मिलता है बेसिकली यहाँ पर दो वर्टिकल मोबिलिटी तो कास्ट सिस्टम में नहीं है, बट यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी देखने को मिलती है ना। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या होता है, एक ही कास्ट में जो एक ही कास्ट में आपको सब कास्ट देखने को मिलती है ना। एक सब कास्ट से आप दूसरी सब कास्ट में जा सकते हैं, बट आप कास्ट चेंज नहीं कर सकते, बट अगेन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो अब क्लेम करेंगे अपने हायर कास्ट को, क्लैरिटी है। नेक्स्ट, डाउनवर्ड कास्ट मोबिलिटी। अब इससे होगा क्या, क्योंकि उनको लगेगा कि हमें तो बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए वो क्या करेंगे, अपने आप को डाउन ट्रोडन दिखाएंगे। तो एक तरह से हायर कास्ट से लोअर कास्ट, तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी जो है वो बैकवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। क्लैरिटी है, ये भी एक चैलेंज है। कास्ट मिस क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, कैसे आप क्लासिफाई करोगे, किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया होगा, ये आपको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कास्ट क्लेम्स विद इन कम्युनिटीज। अब जैसे सुनार जो है एक रीजन के आइडेंटिफाइज एज क्षत्रिय और राजपूत, वाइल इन अनदर दे आर आइडेंटिफाइज एज ब्राह्मण या वैश्य। तो सेग्रीगेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो हर रीजन में जो कास्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट आपको तरह देखने को मिलती है। एन्यूमरेटर सब्जेक्टिविटी। ना यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, ड्यूरिंग द बिहार कास्ट सेंसस इन 2022 कंट्रोवर्सीज अरोज ओवर द इंक्लूजन ऑफ एम्बिगुअस कैटेगरीज जैसे हिजरा एंड किन्नर इन कास्ट क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी दिक्कत है, डेटा तो कलेक्ट कर लोगे लेकिन सेग्रीगेशन कैसे करोगे, सेग्रीगेशन के क्राइटेरियाज क्या होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट करोगे और उसके बाद सेग्रीगेशन कैसे करोगे। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बहुत इजी नहीं है। हाँ यहाँ पर इंपेरेटिव्स हैं लेकिन चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं।
राइट। सो हमने दोनों ही पढ़ लिए, इंपेरेटिव्स और चैलेंजेस दोनों ही। नाउ आप यहाँ पर एमसीक्यू सेशन देख सकते हैं, एमसीयू प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस इन इंडिया? टू डिटरमिन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, टू कलेक्ट डेटा ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वेरियस कास्ट, टू एलोकेट सीट्स in parliament and legislative assemblies to implement a uniform reservation policy across the states. Now आपके पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आंसर कर सकते हैं। हाँ जी, लेट्स सी द आंसर। आंसर बहुत सिंपल है, टू कलेक्ट द डेटा। हम क्या करना चाहते हैं? डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ऑल द कास्ट्स, राइट। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं, विच इज पार्डनिंग पावर। ना प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यहां पर ग्रांट कर दिया है अनकंडीशनल पार्डन टू हिज सन, राइट। सो बेसिकली जो हंटर बाइडेन है वहां पर इन्होंने अनकंडीशनल पार्डन दे दिया है, जो कि इन्होंने फ्रॉड किए थे, टैक्स और गन कन्विक्शंस हुई हैं उनके अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है? पार्डन कर दिया है। ना बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको हमेशा बैकवर्ड लिंकेजेस आप जरूर देखिए। ना देखो न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूज की जो बैकवर्ड लिंकेजेस है वो इंपॉर्टेंट है ना। पार्डनिंग पावर हम यूएसए की बढ़ रहे हैं, लेकिन पार्डनिंग पावर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलती है। तो आपको पार्डनिंग पावर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे प्रेसिडेंट के पास है वो भी पता होनी चाहिए, राइट। तो हम कंपैरिजन भी देखेंगे, यूएसए के पास पार्डनिंग पावर्स कैसी हैं और इंडियन प्रेसिडेंट के पास कैसी हैं। ना आप देख सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स फॉर फेडरल क्राइम ऑफेंसेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट को छोड़ के बाकी ये पार्डन कर सकते हैं। डज नॉट इरेज द क्रिमिनल रिकॉर्ड बट एलिवेट्स पेनल्टीज एंड रिस्टोर्स सर्टेन राइट्स। सो बेसिकली यहाँ पर ये नहीं है कि अगर आपने पार्डन कर दिया है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड ही खत्म हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जो पेनल्टीज लगनी चाहिए थी वो पेनल्टीज हट जाएंगी। डिस्क्रिशनरी नेचर है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो यूनिलैटरली अपने डिसीजन ले सकता है, लेकिन हमारे यहां पर क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो अनटिल एंड अनलेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहां पर एडवाइज नहीं करेंगे तब तक वो पार्डन नहीं दे सकता है। तो उसके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट के पास आपको डिस्क्रिशनरी पावर देखने को मिलती है, ठीक है ना। पार्डनिंग पावर्स की अगर बात करते हैं तो एज आई हैव टोल्ड यू, आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर के पास, दोनों के पास आपको यहाँ पर पार्डनिंग पावर्स देखने को मिलती हैं। ना स्कोप की अगर बात करते हैं तो एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर 72 जो है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, 171 आपको देखने को मिलता है गवर्नर से रिलेटेड है, राइट। ना यहाँ पर देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्डनिंग पावर्स एंड यूएसए। ना आर्टिकल 72 है, वहां पर आपको आर्टिकल 2 ऑफ सेक्शन 2 देखने को मिलता है। यहाँ पर बोथ जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन और स्टेट क्राइम्स को दोनों को ही पार्डन कर सकता है, लेकिन वहां पर सिर्फ फेडरल क्राइम्स के लिए ही पार्डनिंग हो सकती है। डेथ पेनल्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकते हैं डेथ सेंटेंसेस भी, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकते हैं सिर्फ फेडरल डेथ सेंटेंसेस। जो गवर्नर्स हैं दे होल्ड दिस पावर फॉर स्टेट क्राइम्स, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के पास दोनों ही पावर्स हैं, फेडरल भी और स्टेट भी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं कहेंगे तब तक आप यहाँ पर पार्डनिंग पावर्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट के पास यूनिलैटरल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू आपको देखने को मिलता है। जो कोर्ट्स हैं वो एग्जामिन कर सकती हैं प्रोसेस, बट जनरली नॉट द डिसीजन इटसेल्फ। एंड जो कोर्ट्स हैं ये रिव्यू कर सकती हैं पार्डन इन केसेस ऑफ सब्जेक्टेड करप्शन। नाउ दे कैन नॉट पार्डन समवन इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्डन उनको नहीं कर सकते हैं जिनको पार्लियामेंट ने ही इम्पीच कर दिया है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कैन नॉट पार्डन समवन इम्पीच्ड एंड कन्विक्टेड बाय कांग्रेस। सेम यहाँ पर आपको सेम पावर्स देखने को मिलती हैं दोनों इंडियन प्रेसिडेंट की और यूएसए के प्रेसिडेंट की। इंक्लूड्स पावर्स टू रिप्रीव, रिमिशन, कम्यूटेशन एंड रिस्पाइट। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। रिप्रीव का मतलब क्या है, रिमिशन का मतलब क्या है, कम्यूटेशन का मतलब क्या है और रिस्पाइट का मतलब क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, पार्डनिंग पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, right? Okay, next you can practice an MCQ regarding this. Which of the following statements regarding the president pardoning power under article 72 of the Indian constitution is not correct? Not correct पूछा है आपसे। The president can grant pardons in cases where the sentence is by court martial. I'm sorry. The president's pardoning power is independent of the council of ministers advice. The president can commute a death sentence into a lesser penalty. The president's pardoning power extends to cases under union law. सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। आपने सिंपली बताना है यहां पर नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। हाँ जी,
ऑलराइट, लेट्स सी दी आंसर। आंसर यहाँ पर बी है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो भी पार्टनिंग पावर्स हैं, यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर्स उनकी नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब तक एडवाइस नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर पार्टनिंग पावर्स एक्सरसाइज नहीं करी जा सकती इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है जी, सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएचए प्रपोज्ड रिजर्वेशन ऑफ 95% जॉब्स फॉर लोकल्स इन लद्दाख। सो बेसिकली यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो 95% जॉब्स हैं वो लोकलाइट्स को दी जाए, कहाँ पर, लद्दाख में। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ने यहाँ पर प्रपोज किया है ना। प्रपोज है, अभी हुआ नहीं डिसीजन, बट प्रपोज डिसीजन है ना। आप देख सकते हैं 95% जॉब्स यहाँ पर लोकल पीपल को दी जाएगी, कहाँ पर, लद्दाख में, जिनके पास एससी स्टेटस आपको देखने को मिलता है। तो जो गैजेटेड पोस्ट है वो फिल की जाएंगी थ्रू जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, नॉट थ्रू डैनिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो भी फिल की जाएंगी 95% पोस्ट, सो कौन करेगा, इट इज जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। 1/3 रिजर्वेशन विमेन को दी जाएगी हिल काउंसिल से जो बिलोंग करती हैं। तो आप देख सकते हैं 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन बोथ ले एंड कारगिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स। ठीक है, सो जो काउंसिल्स हैं, एज यू नो, यहाँ पर जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आपको देखने को मिलती हैं, 30 सीट्स होती हैं विद इलेक्शंस। यहाँ पर 26 सीट्स फिल होती हैं और 8 to 9 सीट्स जो है वो बेसिकली किन के लिए रिजर्व करी जाएंगी, विमेन के लिए रिजर्व करी जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की अगर बात करते हैं तो एक ड्राफ्ट बनाया गया है, विल बी प्रपोज टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, जिसमें प्रिजर्व करा जाएगा लद्दाख का लैंड और कल्चर। राइट, सो गवर्नमेंट विल डिक्लेयर उर्दू एंड भोटी एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ लद्दाख। उर्दू और भोटी को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर करने की बात की जा रही है ना। चैलेंजेस क्या है इसके बाद, तो आप देख सकते हैं सिंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 2019 लद्दाख हैज फेस्ड प्रोटेस्ट। बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर जो लद्दाखी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। किस किस के लिए प्रोटेस्ट किया, नंबर 1 स्टेटहुड के लिए, कि हमें यहाँ पर स्टेट का क्राइटेरिया दिया जाए रादर देन यूटी। ठीक है, यूटी नहीं चाहिए, हमें स्टेटहुड चाहिए। दूसरा, इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में हमें इसको ऐड किया जाए ना। 6th शेड्यूल में आपको देखने को मिलता है 4 ही स्टेट्स आपको देखने को मिलती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम मिजोरम, सॉरी, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 4 ही स्टेट्स हैं। अब 4 स्टेट्स से एक तरह से 5वीं स्टेट लद्दाख बनाने को कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। ये बेसिकली प्रोटेस्ट चल रहे हैं इन चीजों के लिए। अब पार्लियामेंट्री सीट फॉर ईच लेह एंड कारगिल, लेह और कारगिल के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट्री सीट मिले ना। 6th शेड्यूल को जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं 6th शेड्यूल को अडॉप्ट किया गया था अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच provision for the formation of autonomous administrative divisions within a state। तो 4 states अभी एग्जिस्ट करती हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। देयर आर 10 ट्राइबल एरियाज एट प्रेजेंट इन दीज 4 स्टेट्स। 10 ट्राइबल एरियाज आपको देखने को मिलते हैं और हर ट्राइबल एरिया में आपको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलती हैं, जिनके पास लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो इनका टर्म कितना है, 5 साल का, और यहाँ पर मेंबर्स कितने देखने को मिलते हैं, 30 मेंबर्स। एडीसी के आपको 30 मेंबर्स देखने को मिलता है, इनका टेन्योर 5 साल का रहता है। ठीक है, नाउ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो कि असम में देखने को मिलती है, उसकी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है क्योंकि यहाँ पर आपको 40 मेंबर्स देखने, मोर देन 40 मेंबर्स देखने को मिलते हैं एंड दे हैव राइट्स टू मेक लॉज ऑन 39 इश्यूज। राइट, जुरिसडिक्शन की अगर बात करते हैं तो इनके पास क्या क्या है, ये लॉज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं रिलेटेड टू लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल्स, हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज, टाउन लेवल पॉलिसिंग, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स। तो आप देख सकते हैं काफी लॉज एग्जिस्ट करते हैं जहां पर एडीसीज लॉज बना सकती हैं। ठीक है, सो एडीसीज हैव आल्सो पावर टू फॉर्म कोर्ट्स टू हियर केसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्या ये कोर्ट्स बना सकते हैं जिससे कि ये केसेस को रिजॉल्व कर पाए? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोर्ट्स बना सकते हैं टू हियर द केसेस वेयर बोथ पार्टीज आर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड मैक्सिमम सेंटेंस इज लेस देन 5 years। ठीक है, जिनका मैक्सिमम सेंटेंस 5 साल से कम होगा। Now practice an MCQ regarding this. The 6th schedule of Indian Constitution primarily deals with administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Provisions for establishment of Zilla Parishad in tribal regions. Allocation of financial grants to scheduled areas. Special provisions for tribal areas of Jharkhand and Chhattisgarh. So again, easy question है. वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। राइट, सो आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है विच इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 4 स्टेट्स के लिए आपको अभी देखने को मिलता है। लद्दाख डिमांड कर रहा है, लेट्स सी ये डिमांड फुलफिल करी जाएगी कि नहीं। ठीक है जी, सो दीज वर द न्यूज ऑल अबाउट जो आपको लास्ट वीक में देखने को मिली। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू वेरी मच।